तो आपकी तैयारी का जो आखिरी दिन बचा था वो भी अब समाप्त होने वाला है। आज की इस अंतिम रात के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि 5-5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी की तैयारी आपकी जबरदस्त हो ही रही है। 27 फरवरी कल है, तो कल आप अपना पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से देकर आना। आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम 5-5 नंबर वाले बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। इससे बाहर 27 फरवरी को कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अब हर सेकंड आपके लिए कम होता ही जा रहा है, तो देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है जो कि 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर बताते हैं। देखिए, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी पुष्पी पादप कैसे होते हैं उसका आपको चित्र सहित इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए, और देखिए यहां पर कई सारे क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चनों का एक ही आंसर आपको लिखना होगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, हर साल क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा लघु बीजाणु जनन। यहां इसमें पूछा क्या गया है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट करते हैं लघु बीजाणु जनन का। अब देखिए, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में लघु बीजाणु पराग कणों के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में लघु बीजाणु परागकण के बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, और देखिए, तरुण पराग कोशों की कुछ अर्ध स्तरीय कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, इन्हें परपुशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक परपशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा बाहरी प्राथमिक भित्तीय कोशिका व आंतरिक प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका बनाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से अंतः भित्तीय मध्य स्तर व टेपिटम का निर्माण करती है। तो इतना आपको लिख देना है लघु बीजाणु जनन में। देखिए, आपको याद भी करना है तो आप उसी तरीके से याद करें जितना आपको याद हो। आप और भी इसे बनाकर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट अभी ले लो, आपको यहां से लेकर यहां तक लघु बीजाणु जनन के लिए लिखना है दोस्तों। इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। मतलब यहां पर कहा जा रहा है ना कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा नियंत्रण का वर्णन आपको करना है कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है और जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ये सब आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। इसकी सबसे आसान सी परिभाषा है, प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यानी यहां पर कहा क्या जा रहा है, जब किसी देश में या किसी ऐसी जगह पर जहां मृत्यु कम हो रही है, लोग कम मर रहे हैं लेकिन बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और वहां पर जनसंख्या यानी वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, और देखिए, जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली ये वृद्धि उस स्थान विशेष की जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, उत्तम स्वास्थ्य एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण यानी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, तो सबसे पहला कारण इसमें है। ठीक है, सबसे पहला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर में क्या है, देखिए, हमारे देश की जनता का रहन सहन का स्तर साधारण है यानी सामान्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, यानी जो हमारे ग्रामीण गांव में लोग रहते हैं वह अधिकांश लोग गरीब हैं, जो इस बात में यकीन करते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो काम करेंगे जिससे हम धन कमाएंगे और पैसा होगा। अतः गरीब के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, उसके बाद देखिए, निरक्षरता। जनसंख्या वृद्धि का कारण निरक्षरता भी है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है यानी अनपढ़ है। इस कारण से अज्ञानतावश अनवरत संतानोत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, तो हमारे देश में जो है वह पढ़ाई का अभाव है, जिसके लिए लोग जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं देते। और देखिए, सामाजिक रीति रिवाज।
सामाजिक रीति रिवाज क्या है हमारे देश में, जैसे हमारे देश में पुत्र पुत्री का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माने जाते हैं, ठीक है। परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, तो अतः पुत्र की प्राप्ति कामना को लेकर लोग कई संतानों को जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। उसके बाद देखिए कम आयु में विवाह, ग्रामीण अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। हमारे यहाँ पर नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर है, ठीक है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण से आदि से होने वाली मौतें व शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में वांछित कमी नहीं आ पा रही है। अब यहाँ पर आता है जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय है परिवार नियोजन। सन 1951 से प्रारंभ किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रमों जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भनिरोधकों के उपायों को प्रेरित किया जाता है। कानूनी व्यवस्था क्या है। अब संविधान के 42वें संशोधन में संसद और विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदत्त किए गए, ठीक है। और शिक्षा व्यवस्था और सुधार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और परिवार को सीमित करने में संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में वृद्धि की जानी चाहिए। और चौथा क्या है, आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों के योग्यता अनुसार रोजगार, व्यवसाय के अवसर मिलने चाहिए जिससे परिवार के आर्थिक स्तर भी सुधर सकें, ठीक है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, जैसे यहाँ पर परिवार को सीमित रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे परिवार सीमित रखने के कार्यक्रमों में लोगों की रुचि बढ़े। जैसे निःशुल्क शिक्षा हो गई, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था, ये सब होते हैं ना जिससे लोग सोचते हैं कि कम रहेंगे तो हमें आधी और सुविधाएं मिलेंगी, तो इसलिए जनसंख्या इससे कम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है, ठीक है। यानी जो मेंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन सा ऐसा नियम दिया जिस नियम को पृथक्करण नियम कहा जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इसको कैसे लिखना हम बताते हैं। देखिए पृथक्करण का नियम, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, उसके अंतर्गत लिखना है एक आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं एवं तुलनात्मक रूपों के कारक बहुत समय साथ रहने पर भी अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण युग्मक जनन के युग्मकों में जाने वाले कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब यौवन पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, लेकिन अतः प्रत्येक युग्मक के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसका चित्र आप लोग देख लेना, ठीक है। और देखिए इन परिणाम से स्पष्ट होता है कि बौनेपन का लक्षण जो यौवन पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था वह लंबेपन के साथ मिश्रित नहीं हुआ था तथा अपितु बौनेपन का लक्षण अप्रभावी होने की वजह से यौवन पीढ़ी में छिपा रहता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। युग्मकों के निर्माण के समय कारकों का विसंयोजन होने के कारण F2 पीढ़ी के कुछ पादपों में बौनेपन का लक्षण फिर से शुद्ध अवस्था में आ जाने के कारण प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से मेंडल के पृथक्करण का नियम आपको पता चल गया होगा। अब देखिए पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र अभ्युहन के नियम की व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा कर पूछा गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए आनुवंशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। आनुवंशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। यानी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी किसी को आप देखे होंगे कि उसका जो किसी के
परिवार में अगर कोई लंगड़ा होता है तो उसके परिवार में एक दो लोग भी लंगड़े होते हैं, तो यही होता है वंशागति। ठीक है, अब देखिए पृथक्करण का नियम, इसको आपको आप बताते हैं कि पृथक्करण का नियम, देखिए यहाँ पर पृथक्करण का नियम हमने बताया है इससे पहले, तो आप उस वीडियो को थोड़ा पॉपअप करके बाद में देख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यूहन का कौन सा नियम मेंडल जी ने दिया था वो आपको बता दें। देखिए इसे स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, और एक लक्षण का अप्रभावी कारक दूसरे के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। जब दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध गोल व पीले F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल और पीले बीज वाले थे। ठीक है, लेकिन F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप क्रमशः 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ट भी आप देख सकते हैं, इसको भी अगर बना देंगे तो एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा और आपको भर भर के नंबर देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं लिंग सहलग्न गुण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितने सालों से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए लिंग सहलग्न वंशागति, देखिए प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण और उनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, मनुष्यों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों में संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, वर्णांधता और हीमोफीलिया मानव में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण है। वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता क्या होता है, इसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग का फर्क नहीं पता चलता, और उसको ट्रेन का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि लाल और रेड सिग्नल ही ज्यादातर रहता है। तो यहाँ पर अगर वो ड्राइवर रहेगा तो उसे फर्क पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए जिस व्यक्ति की आंख में अंधता पाई जाती है उसे ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिक कोड क्या है। आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले एक प्रारंभन एवं समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 2022 और 2019 में भी ये आया था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं आनुवंशिक कोड या आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं। नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट कहलाता है। आनुवंशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकूट होते हैं, और इसकी खोज किसने की थी, निरेनबर्ग एवं मथाई जी ने। ठीक है, 1961 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब देखिए आनुवंशिक कोड की सामान्यतः विशेषताएं क्या है। ठीक है, पहली विशेषता है आनुवंशिक कोड तिरिक होता है, और दूसरी विशेषता है आनुवंशिक प्रकूट कोड की खोज निरेनबर्ग एवं मथाई नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और देखिए AUG तथा GUG कभी कभी प्रारंभिक प्रकूट, जबकि UAAUGA समापन प्रकूट है। समापन प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। ठीक है, और देखिए चौथी विशेषता क्या है, आनुवंशिक कूट कोमाविहीन तथा सर्वत्रिकता दर्शाता है। सर्वत्रिकता से तात्पर्य है कि जीव चाहे पूर्व केंद्रीय हो या सुकेंद्रीय हो, आनुवंशिक कूट समान प्रकार के अमीनो अम्ल का ही निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको लिखना कितना, जितना इस क्वेश्चन बैंक में दिया उतना थोड़ी ना लिखना है। अब देखिए यहां से आपको यहां तक इसको लिख देना, फिर तीन विशेषताएं इसमें लिख देनी है, बस आपका आंसर हो। तो
दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। दोस्तों डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले आपको लिख देना है न्यूक्लिक अम्ल सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्चर ने पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणुओं से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक करने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। यानी जो फ्रेडरिक मिस्चर थे वह सबसे पहले मछलियों के शुक्राणुओं में से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक यानी अलग करने की सफलता यानी कामयाबी पाई थी। अधिकांश जीवधारियों में न्यूक्लिक अम्ल दो रूपों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए दोनों का ही निर्माण पेंटोज शर्करा फास्फोरिक अम्ल के अणु तथा नाइट्रोनी क्षारकों के द्वारा होता है। और नाइट्रोनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, पिरामिडीन्स इसके अंतर्गत साइटोसिन थायमीन तथा यूरेसिल को सम्मिलित किया जाता है तथा प्यूरिन्स इसके अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन को सम्मिलित किया जाता है। डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाले, ठीक है। देखिए आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद इसको छोड़कर यहाँ से लिखना है डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाली शर्करा राइबोस प्रकार की होती है, ठीक है। जबकि आरएनए के निर्माण में राइबोस शर्करा भाग लेती है। शर्करा तथा फास्फेट अणु न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जबकि क्षारक उनके पार्श्व भागों से जुड़े होते हैं। डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहा जाता है। और देखिए दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से प्रति समांतर होती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और देखिए डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। और देखिए इसमें क्या है, साइटोसिन तथा ग्वानिन क्षारकों का युग्मन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा होता है, ठीक है। तो अब आपको यही 3 लिख देना है इसके अंतर्गत, और एक लिख देना डीएनए का अणु का व्यास 20 अंश सेल्सियस होता है, ठीक है, 20 अंश होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको इसका चित्र बना देना है, ठीक है। चित्र बहुत ही आसान है, आपको देख लेना है और जहाँ जहाँ पर ये जो मार्किंग लगी है ये सब आपको देख लेना, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप बड़े में ले लो, उसके बाद आप इसे बना लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आनुवंशिक कोड की खोज कब हुई थी। आनुवंशिक कोड पर एक निबंध लिखे, ठीक है। तो इस पर आपको इस तरह से लिख देना है, उत्तर में 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आनुवंशिक कोड या कोड नाइट्रोजन क्षारकों का वह प्रक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट कहलाता है। आनुवंशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकूट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना। इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपाय भी लिखिए। यानी अल्कोहल से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, ड्रग यानी नशीली दवाएं, तंबाकू, इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से उत्तर लिखना है, फिर आपको अल्कोहल डालना है, ठीक है। सामान्यतः रूप से शराब या मदिरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। ये रासायनिक रूप से एथिल अल्कोहल C2H5OH है, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल ड्रग के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुन व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं, ठीक है। इससे मतलब क्या है कि अगर जो भी अल्कोहल लेता है उसका अंधाधुन व्यवहार होता है, यानी उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता और वहाँ पर मारपीट की नौबत आ जाती है, ठीक है। और उसका जो व्यवहार होता है वह बहुत ही कठोर हो जाता है अल्कोहल को पीने के बाद, ठीक है। और देखिए इनकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसन घात यानी रेस्पिरेटरी
हृदयघात, हार्ट फेलियर अथवा मस्तिष्क रुधिर स्राव सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है, के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु हो सकती है। तो शराब पीने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, सब चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अल्कोहल ड्रग की प्रयोग से शैक्षिक और सामाजिक जीवन अप्रभावित होता है। और देखिए, बिना स्पष्ट कारण के स्कूल कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रामणशीलता और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन का घटना आदि इसके प्रभाव है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? शराब की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए, धन की कमी की स्थिति में अल्कोहल ड्रग का सेवन करने वाला व्यक्ति चोरी का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आदमी अल्कोहल शराब पीता है, उसको जब पैसे नहीं मिलते तो इधर उधर से चोरी करके शराब को पीता है, ठीक है। और देखिए, जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृत शोथ जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी होने की संभावना होती है। और देखिए, गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, पुरुषों और महिलाओं में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होने लगता है। और ड्रग्स के यहाँ पर क्या है, देखिए, ड्रग्स में कहा जाता है जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग रोगों के निदान और निवारण और उपचार के लिए किया जाता है, उन्हें औषधियाँ अर्थात औषधियों का समूह जो तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिन पर व्यक्ति निर्भर हो जाता है, उन्हें नशीली औषधियाँ कहते हैं, ठीक है। यानी दवाइयाँ दो प्रकार की होती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो रोग को ठीक करे उसे तो दवाई कहा जाएगा, और ऐसी दवा जो रोग को यानी जो आदमी को और बिगाड़ दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे नशीली दवाई कहते हैं, ठीक है। इन औषधियों को साइकोट्रोपिक औषधियां भी कहते हैं। उदाहरण में चरस हो गया, गांजा, हशीश, ये सब जो है ये सब नशीली दवाएं, ठीक है। जब किसी औषधि को लगातार लेते रहने से व्यक्ति उस पर आश्रित हो जाता है तो इस अवस्था को औषधि व्यसन कहते हैं, यानी लत लग जाना, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति अभी कुछ भी पीता है, तो जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, जब वो बार बार पीता है तो उसे इसकी लत पड़ जाती है और जब तक ना मिले तब तक वह फुर्तीला नहीं रहता, ठीक है। और देखिए, नशीली औषधियों के प्रकार। नशीली औषधियाँ किस प्रकार की होती हैं? पहला है शामक और निद्राकारक, ठीक है। कुछ औषधियाँ केंद्रक तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती हैं, मस्तिष्क के तनाव एवं उत्सुकता को कम करती है एवं निद्रा लाती है, जैसे बेलियम, लिबरियम, बॉर्बिटूरस, इक्वेलिन आदि, ठीक है। उसके बाद उत्तेजक या एंटी डिप्रेसेंटेंट्स, ठीक है। इससे क्या होता है, ये औषधियाँ भी केंद्रक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, इनसे कष्ट से राहत मिलती है, रुधिर चाप बढ़ जाता है तथा स्वभाव उग्र हो जाता है, ठीक है। और जैसे टॉफ्रेनिल, कैफीन, थाइन, एम्फीटेमाइंस, पैथिलफेनेटिड आदि चाय, कॉफी, कोको इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और देखिए, विभ्रमक और साइकेडेलिक, ठीक है। इसमें क्या है, ये श्रवण व दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती है। ये जो है ये विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने वाली औषधि है, जैसे चरस, गांजा, भांग, हशीश और मैरिजुआना, एलएसडी, मेस्कालाइन, सिलोसाइबिन, इस सब की चीज़ों से करने से आदमी जो है वह भ्रम में पड़ जाता है, ठीक है। तो इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर तंबाकू के बारे में लिखना है। ये सब देखिए बहुत ही आसान चीजें हैं, आप अगर दिमाग लगाओगे तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तंबाकू इसका सर्वप्रथम अमेरिका में रेड इंडियन ने किया था, ठीक है। तंबाकू निकोटियाना टोबेकेम नामक पादप की पत्तियां हैं, जिनमें एक विषैला पदार्थ एल्केलाइड निकोटिन पाया जाता है। प्रत्येक 100 औंस तंबाकू की पत्तियों में 2 औंस निकोटिन होती है। शुद्ध निकोटिन इतना जहरीला होता है कि उसके अंश मात्र से ही किसी की मृत्यु हो सकती है। सामान्यतः लोग तंबाकू का उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्के आदि के रूप में करते हैं। इसके प्रयोग से ना मनुष्य के शरीर में अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे बच्चों में इसका प्रभाव शीघ्रता से, परंतु वयस्कों में इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है। अतः बच्चों और वयस्कों को इसके सेवन से बचना चाहिए। अब देखिए, नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल के रोकथाम के उपचार, ठीक है, यानी इन पदार्थों से कैसे बचना चाहिए। देखिए, स्वस्थ लालन पालन, यानी लालन पालन जिसका स्तर ऊंचा हो, वह सुसंगत हो, अनावश्यक, ठीक है।
और देखिए अनावश्यक दबाव से बचे। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद है, ये व्यक्तित्व है। जिसका सम्मान हो उसका प्रोत्साहन हो। शिक्षा व परामर्श, समस्याओं व दबावों का सामना करें और निराशाओं व असफलताओं को स्वीकार करने की शिक्षा छात्रों को दें। और माता पिता तथा सहकर्मियों को सलाह लेना, ठीक है। युवाओं को अपनी किसी भी समस्या से निपटने के लिए माता पिता या अपने निकटी मित्रों से या विश्वास पात्रों से सलाह लेना चाहिए, ठीक है। और संकट के संकेतों को देखना, नशीले पदार्थों या अल्कोहल से उत्पन्न संकेतों को माता पिता अध्यापकों द्वारा ध्यान रखा जाना व कारण जानना चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक और चिकित्सक सलाह देना, ठीक है। नशीले पदार्थ के आदि होने पर मनोवैज्ञानिक मनोरोग विज्ञानी से संपर्क कर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नशीले पदार्थों के रोकथाम थे। अब देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरूदभिद पादपों के विभिन्न आकारिकीय अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या करना है, मरूदभिद जो पादप होता है उसके विभिन्न आकारिकीय अनुकूलनों का वर्णन करना है। इसमें देखिए शुष्क आवास में पाई जाने वाली वनस्पति को मरूदभिद कहते हैं। इसको एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि मरूदभिद किसे कहते हैं, तो शुष्क आवास में पाई जाने वाली वनस्पति को मरूदभिद कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आवास कार्य की दृष्टि से शुष्क होते हैं, यानी इसका जो आवास होता है प्रकार का वह शुष्क होता है। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, ठीक है, जहां पर इन स्थानों पर मृदा में जल धारिता की कमी पाई जाती है, जैसे मरुस्थलीय एवं चट्टानें, ठीक है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, मरूदभिद कहा जाता है, ठीक है। कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, ठीक है, इन स्थानों पर जल उपलब्ध होते हुए भी पादप इसका उपयोग नहीं कर पाते, जैसे लवणीय, अम्लीय या ठंडे स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर पादप शुष्क पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मरूदभिद, ठीक है। भौतिक एवं कार्य की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, ठीक है। कुछ स्थानों के पादप भूमि में जल धारण करने की क्षमता कम होने तथा जल का उपयोग नहीं करने के कारण ये आवास स्थल कार्य की व भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल होते हैं, जैसे पर्वतों की वनस्पति, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है इसमें कि मरूदभिद क्या होता है। तो मरूदभिद ऐसा होता है जहाँ पर शुष्क स्थान पाए जाते हैं, वहाँ की जो वनस्पति होते हैं उसे मरूदभिद कहते हैं। और जैसे वहाँ जहाँ पर भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल है वहाँ पर भी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मरूदभिद, ठीक है। और काय की दृष्टि से शुष्क आवास स्थल, यहाँ पर भी मरूदभिद पाई जाती है। और देखिए यहाँ पर क्या है, शुष्कोद्भिद पादपों में आकारिकीय अनुकूलन, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है, अगर आप इतना लिखोगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसमें कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्या है, जैव विविधता क्या है, इसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। वन्य जीवन के संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतः क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों को पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने सन 1985 में किया था। और देखिए प्राकृतिक आवासों का नाश, मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है, ठीक है। आवासीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों किसी भी पारिस्थितिक तंत्र तथा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अंतः क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा, ठीक है। और देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने सन 1985 में किया था, ठीक है। अब देखिए जैव विविधता की विलुप्ति के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का नाश, मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण तथा प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों की प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। आवासीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण वर्षा वनों का क्षेत्रफल 18% से घटकर बहुत कम रह गया है। इसीलिए वन्य जीवन अब हमारे देश में बहुत ही कम होता जा रहा है, यानी हमारे देशों में वनों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े प्राकृतिक आवासों को टुकड़ों में बांटना, यानी जहाँ पर औद्योगिक शहरीकरण, सड़कें तथा रेलों के निर्माण आदि के कारण जीवों को बड़े बड़े प्राकृतिक आवास छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। यानी जहाँ पर पार्क को होता जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए थे अब वहाँ पर हाईवे बनने लगे। और प्रदूषण देखिए, जैसे जीवों के प्राकृतिक आवासों में आई कमी के साथ प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, जब हमारा पर्यावरण भी शुद्ध नहीं रहेगा तो प्रदूषण होगा, ये तो सीधी सी बात है, जिसके कारण किसी समुदाय में उपस्थित बहुत सी जातियां प्रभावित होती हैं। देखिए, विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन, देखिए इसमें क्या है, बहुत सी विदेशी जातियां अपने आप को बदलती पर्यावरण दशाओं में आसानी से अनुकूलित कर लेती हैं तथा ये उस पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों या भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। ठीक है, और सह विलुप्तता क्या है, एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। उदाहरण, जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसको आपको बताना। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा होता है जहाँ पर गाय नहीं चरा सकते, भैंस नहीं चरा सकते और वहाँ पर कोई फसल नहीं बो सकता। ठीक है, तो ऐसे इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सब प्रश्नों को जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिसे तैयार करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों इसे हम लिख कर क्यों नहीं बताए आपको, इसमें सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि दोस्तों हमारे भाई की शादी है आज, जिसके लिए बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालकर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए कोई भी टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अगर उसके घर में शादी हो जाती है तो उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। और देखिए घर में इतने ज़्यादा लोग रिश्तेदार आते हैं तो वहाँ पर वीडियो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसलिए आपके लिए जो दे रहे हैं उसे आप लीजिए। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन को हमने समझाया है जो कि कल 27 फरवरी को जरूर देखने को मिलेंगे। और जो कुछ भी बच रह गया हो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।